हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 11th की ग्रामर का जो आपका टॉपिक है, दैट इज़ रीअरेंज जम्बल्ड सेंटेंसेस इनटू पैराग्राफ। और आज इस पूरे टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने रीअरेंज जम्बल्ड वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस किया था, जिसमें जो वर्ड्स होते हैं वो उल्टे पुल्टे होते हैं, यानी कि अरेंज्ड नहीं होते हैं एक सेंटेंस में, और हमको कॉन्सेप्ट लगा के, टॉपिक जो ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट हमने उसमें पढ़ा था वो हमें लगा के उन वर्ड्स को अरेंज करके एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना था। लेकिन जब हम रीअरेंज जम्बल्ड सेंटेंसेस इनटू पैराग्राफ करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक पैराग्राफ होता है जो कि उल्टा पुल्टा होता है। उल्टा पुल्टा का मतलब ये नहीं कि उस पैराग्राफ के जो सेंटेंसेस हैं वो उल्टे पुल्टे हैं, नो, उस पैराग्राफ के जो सेंटेंसेस का ऑर्डर है, जो सीक्वेंस है, वो ऊपर नीचे है। आपको बस पैराग्राफ के उन सेंटेंसेस को पढ़ के उनको उस प्रॉपर सीक्वेंस में लगा के एक सही पैराग्राफ में फ्रेम करना है। यहाँ पर वर्ड्स जम्बल्ड नहीं है, यहाँ पे सेंटेंस पूरे सही से फ्रेम्ड है, बस वो ऊपर नीचे है। इसका सैम्पल और क्वेश्चंस हम अभी आपको दिखाएंगे तो आपको एक क्लियर हो जाएगा और कि मैं क्या बोलना चाह रही। ओके, तो हम देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट आर जम्बल्ड सेंटेंसेस, कि जम्बल्ड सेंटेंसेस होते क्या हैं। फिर हम देखेंगे व्हाई टू लर्न जम्बल्ड सेंटेंसेस, की जम्बल्ड सेंटेंसेस पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों है, यानी क्यों हमें लर्न करना है, क्या ज़रूरत आती है इसकी ग्रामर में। कुछ की वर्ड्स और इंडिकेटर्स देखेंगे आपको सेंटेंसेस में, ये कुछ सिग्नल्स होते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा ये सेंटेंस हमें पहले रखना है, उसके बाद ये सेंटेंस आएगा। तो वो उन की वर्ड्स और इंडिकेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे सेंटेंसेस को, जम्बल्ड सेंटेंसेस को अरेंज करके एक प्रॉपर पैराग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए। लास्ट में आता है टेक हेल्प ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस, यानी कि कुछ नाउन्स रहेंगे, कुछ प्रोनाउंस रहेंगे। कब नाउन्स आएंगे, कब प्रोनाउंस आएंगे। नाउन्स यानी संज्ञा, एंड प्रोनाउंस क्या होते हैं, सर्वनाम, यानी कि जब नाउन की जगह पर हम किसी दूसरे वर्ड को रखते हैं, जैसे ही, शी, दे, वी, ये होते हैं आपके प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस बाद में आते हैं, नाउन्स हमेशा पहले आते हैं, तो इनकी भी हमें कुछ हेल्प लेनी पड़ेगी, जिनको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। व्हाट आर जम्बल्ड सेंटेंसेस, जम्बल्ड सेंटेंसेस होते क्या है। रीअरेंजिंग द सेंटेंसेस नॉट गिवन इन करेक्ट ऑर्डर और सीक्वेंस, जब सेंटेंसेस को हम रीअरेंज करते हैं, यानी वो सेंटेंसेस जो सही ऑर्डर और सीक्वेंस में, यानी कब किसके बाद, यानी ये बताया गया था भाई, सबसे पहले महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी आए थे, फिर वो साउथ अफ्रीका से अपनी लॉ की डिग्री लेके आए थे, फिर उन्होंने ऐसा किया था, वैसा किया था। अब उन्होंने डायरेक्ट अगर बात स्टार्ट कर दी कि भाई महात्मा गांधी को तो नाथूराम गोडसे ने किल कर दिया, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो गलत है ना, किल कर दिया, यानी ये तो एंड की बात है, ये सबसे आखिरी में आएगा। तो ये सही ऑर्डर में आपको अपने सेंटेंसेस को रखना है और सीक्वेंस में रखना है कि पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, इस तरीके से। कीवर्ड्स ऑफ टाइम सीक्वेंस, कंपैरिजन एंड लॉजिकल रीजनिंग्स हेल्प टू रीअरेंज, क्या हेल्प करते हैं हमारी सेंटेंसेस को रीअरेंज करने में। तो कीवर्ड्स ऑफ टाइम सीक्वेंस, टाइम सीक्वेंस यानी पहले क्या हुआ था, फर्स्ट सबसे पहले क्या हुआ था, फिर सेकंड क्या हुआ था, थर्ड में क्या हुआ था, फिर लास्ट में जाके एंडिंग में क्या हुआ था। ये टाइम सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, जो कि आगे में और डिटेल में पढ़ेंगे। हम सेंटेंसेस को आपस में कंपैरिजन करेंगे उनका, यानी कि हम कंपेयर करेंगे कि अच्छा कभी कभी हमें लगता है कि यहाँ पर तो ये सेंटेंस भी आ सकता है, ये सेंटेंस भी, लेकिन हम उनको कंपेयर करेंगे, देखेंगे कहाँ नाउन आ रहा है, कहाँ प्रोनाउन आ रहा है, कहाँ कौन सी बात करी गई है, पैराग्राफ की स्टोरी का क्या थीम है, उसको दिमाग में रख के हम कंपेयर करेंगे 2-3 सेंटेंसेस को आपस में, और फिर जिसको पहले रखना है उसको पहले रखेंगे। ओके, एंड लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग यानी अपना दिमाग भी थोड़ा लगाएंगे, यानी जब हम पूरा पैराग्राफ के सारे सेंटेंसेस पढ़ लेंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि पैराग्राफ किस बारे में है और कौन सी चीज़ पहले आनी है। तो थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग करेंगे, यानी खुद से क्वेश्चन करेंगे कि अच्छा यहाँ पे ये रख सकते हैं, ओके नहीं यहाँ ये नहीं रख सकते, ये तो सबसे एंड की बात है, इसको सबसे लास्ट में रखो, या इस सेंटेंस को सबसे पहले रखो। ये सारी चीज़ें लॉजिकल रीजनिंग आपको खुद से करनी पड़ेगी सेंटेंसेस को रीअरेंज करने में, और यही चीज़ें आपकी हेल्प करेगी। Why to learn jumbled sentences, हम सीख क्यों रहे हैं भाई जम्बल सेंटेंसेस। तो जम्बल सेंटेंसेस आर इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग अ मीनिंगफुल पैराग्राफ, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ यानी एक ऐसा पैराग्राफ जिसका कुछ मीनिंग निकल रहा हो, कुछ प्रॉपर सेंस, कुछ अर्थ निकल रहा हो, उसको प्रॉपर रखने के लिए हमें इन जम्बल सेंटेंसेस को पढ़ना ज़रूरी है। वरना अगर कुछ भी उल्टे पुल्टे सेंटेंसेस पढ़ लिए और हमने वो पैराग्राफ में कैसे भी उसको रख दिया, और जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, हम कुछ भी फालतू चीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आएगा कि क्या बात कहाँ से शुरू हो रही है, फिर क्या हुआ था, या स्टोरी लाइन क्या थी, हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। इन ऑर्डर टू फ्रेम लॉजिकल ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेज एंड करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टाइम, यानी लॉजिकल ऑर्डर और करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टाइम
फ्रेम करने के लिए, बनाने के लिए हमें जंबल सेंटेंसेस सीखना है, यानी लॉजिकली, यानी दिमाग से जो सही ऑर्डर है, यानी सीक्वेंस जो है प्रॉपर वो रखने के लिए, और जो सही सीक्वेंस ऑफ टाइम है कि शुरुआत में क्या हुआ था स्टोरी में, फिर क्या हुआ था, अच्छा फिर उसका एक भाई था, अच्छा फिर उसकी शादी हो गई थी, फिर ऐसा हुआ था, फिर लास्ट में जाके ऐसा हुआ था। तो जो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टाइम है ये समझने के लिए और ये सही रखने के लिए पैराग्राफ में हमें जंबल सेंटेंसेस लर्न करना ज़रूरी है, नहीं तो क्या स्टोरी चल रही है हमें कुछ नहीं पता चलेगा। ओके, अब मैंने बताया था आपको कि हर सेंटेंस में आपको कुछ कीवर्ड्स और कुछ इंडिकेटर्स दिखेंगे जो आपकी मदद करेंगे जंबल सेंटेंसेस को रीअरेंज करने में। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्टरी कीवर्ड्स, यानी आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कीवर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे कुछ सेंटेंसेस में जो डेफिनेटली ये बताएंगे कि ये इंट्रोडक्टरी लाइंस हैं, यानी ये शुरुआत की लाइंस है। यानी अगर किसी सेंटेंस में आपने वर्ड पढ़ लिया इनिशियली यानी शुरुआत में, इन द बिगनिंग यानी शुरुआत में, एट फर्स्ट यानी सबसे पहले, नाउअडेज आजकल, वंस अपॉन अ टाइम, अगर कुछ इस तरीके से कोई सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं यानी कि ये इंट्रोडक्टरी कीवर्ड्स है, यानी अगर उनमें ये वर्ड्स हैं उन सेंटेंसेस में, तो वो आपको हेल्प करेंगे ये बताने में कि अच्छा ये सेंटेंसेस का जो ऑर्डर है, सीक्वेंस है, वो शुरू में रहेगा। भाई वंस अपॉन अ टाइम अगर कभी कुछ ऐसा रहा तो वो कोई लास्ट में थोड़ी आएगा वो वाला सेंटेंस, या बीच में थोड़ी आएगा, वो शुरू में ही आएगा ना। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात थी और फिर स्टोरी शुरू होगी। तो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं ये, तो इनको ध्यान में रखिए। फिर आते हैं कंक्लूडिंग कीवर्ड्स, कंक्लूडिंग यानी कि एंडिंग कीवर्ड्स। अब कभी कभी कुछ सेंटेंसेस में आप कुछ ऐसे शब्द पढ़ेंगे जिनको पढ़ के आपको विद इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में ही समझ में आ जाएगा कि ये कंक्लूडिंग यानी ये एंडिंग वाली लाइंस रहेंगी, इनको हम स्टार्टिंग में या बीच में नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर वर्ड है फाइनली, फाइनली द टू चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडीज, भाई आखिरी में फाइनली उन दोनों बच्चों ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, तो ये कोई स्टार्टिंग या बीच में तो रहेगा ही नहीं, ये लास्ट की लाइंस हैं, ये लास्ट के वर्ड्स होते हैं। यस, इवेंचुअली, दस, देयरफॉर, हेंस, लास्ट, और इन द एंड या लास्टली या फाइनली, ये सारे वर्ड्स कौन से होते हैं? कंक्लूडिंग कीवर्ड्स होते हैं। इनको पढ़ के हमें एक मिनट में समझ में आ जाता है, एक सेकंड में, कि ये लास्ट की लाइनें रहेंगी, इनको हमें बीच में या स्टार्टिंग में नहीं रखना है। तो कुछ इंट्रोडक्टरी कीवर्ड्स होते हैं और कुछ कंक्लूडिंग कीवर्ड्स होते हैं। फिर कौन से होते हैं? फिर होते हैं कंपैरेटिव कीवर्ड्स, कुछ ऐसे कीवर्ड्स जब दो सेंटेंसेस को या दो चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं तो ये हमारी मदद करते हैं तुलना करने में यानी कंपैरिजन करने में। जैसे लाइकवाइज या सिमिलरली, इसी तरह से एज या लाइक, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो दो सेंटेंसेस को कंपेयर करने में हमारी मदद करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में से मुझे कौन सा वाला पहले रखना है और कौन सा सेंटेंस मुझे उसके बाद रखना है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तो इन वर्ड्स को आपको माइंड में रखना है। फिर आता है कनेक्टिव कीवर्ड्स, यानी कुछ शब्द कनेक्टिव होंगे, यानी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट कर रहे होंगे, यानी कहीं ना कहीं जोड़ रहे होंगे। आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप ये कीवर्ड्स देखेंगे उनमें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि यस, सेकंड सेंटेंस के बाद कंटिन्यूएशन में थर्ड सेंटेंस ये आएगा। तो कनेक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं? इन एडिशन, यानी इससे जोड़ के या इससे जुड़ा के हम जो बात आगे कह रहे हैं, इन एडिशन टू दिस या besides this या in addition to, additionally, apart from this, you can do that also। तो ये कुछ कनेक्टिव कीवर्ड्स होते हैं जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हुए पैराग्राफ आगे फॉर्म कराने में हेल्प करते हैं। एंड देन आते हैं टाइम सीक्वेंस वर्ड्स, यानी वो वर्ड्स जो यूजुअली आपको टाइम दर्शाते हैं, जैसे कि इनिशियली यानी शुरुआत में। इनिशियली का मतलब ही होता है शुरुआत में, तो या तो ये स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में आएंगे और ये समझ में ही आ रहा है इनिशियली यानी सबसे पहली बात इनिशियली यही हो रही है। देन यानी फिर, लेटर यानी जब बीच में हम कहीं स्टोरी में आएंगे तो लेटर, अच्छा देर में बाद में ऐसा हुआ था। फर्स्टली यानी पहली बार, सेकेंडली, थर्डली, नेक्स्ट बात ये हुई थी, आफ्टर, बिफोर, लास्ट, फाइनली। ये कुछ टाइम सीक्वेंसिंग वर्ड्स हैं जो आपको टाइम बताएंगे, यानी कि जो आपको बताएंगे कि किस वक्त पर क्या हो रहा है। अगर कोई बात हो रही है कि फर्स्टली द बॉय डिड दिस, तो सबसे पहले लड़के ने ये किया, तो फर्स्टली वाले सेंटेंस आएंगे, फिर सेकेंडली वाले, फिर थर्डली। तो इससे क्या पता चल रहा है? आपको टाइम पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ पहले हुई थी, फिर कौन सी हुई थी और फिर लास्ट में क्या हुई थी। ओके, तो ये सारे कीवर्ड्स आपकी कहीं ना कहीं मदद करते हैं सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने में और पैराग्राफ रीअरेंज करने में यानी फॉर्म करने में। फिर बात आती है टेक हेल्प ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस। अब सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं नाउन्स और प्रोनाउंस भी होते हैं जिनकी आपको मदद लेनी चाहिए। ओके, सिमिलर टू द टाइम सीक्वेंसिंग टेक्निक, अनदर सिंपल वे टू एस्टैब्लिश द ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस इज द यूज ऑफ
नाउन्स और प्रोनाउंस। जैसे हमने अभी टाइम सीक्वेंसिंग टेक्निक समझी, यानी अभी हमने टाइम सीक्वेंसिंग ये वर्ड समझे कि इन शब्दों को देखकर आपको समझना है कि कब कौन सी चीज़ हुई थी, और सीक्वेंस और ऑर्डर आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरीके से आप अगर सेंटेंस में कोई नाउन दिख रहा है या कोई प्रोनाउन दिख रहा है तो उससे आप मदद ले सकते हैं अपने सेंटेंसेस को रीऑर्डर करने में, यानी रीअरेंज करने में। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, राहुल एंड रोहित आर ब्रदर्स, कि राहुल और रोहित दोनों ही ब्रदर्स हैं। अब इस सेंटेंस में क्या दिख रहा है आपको? एक नाउन जरूर दिख रहा है कि राहुल एंड रोहित दोनों ही क्या है? एक नाउन है, यानी इन्हीं के बारे में बात हो रही है कॉम्बिनेशन में। ठीक। सेकेंड सेंटेंस है, दे आर गुड एट प्लेइंग फुटबॉल, और वो दोनों बहुत बढ़िया है फुटबॉल खेलने में, यानी फुटबॉल का गेम दोनों जो स्पोर्ट है दोनों बहुत अच्छे से खेलते हैं। तो पहला जो था वो नाउन था राहुल एंड रोहित पहले सेंटेंस में, और दूसरे सेंटेंस में राहुल एंड रोहित ना लिखकर हमने एक क्या लिख दिया? हमने लिख दिया दे, जो कि है प्रोनाउन। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जिनको हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं। अब मान लीजिए राहुल एंड रोहित के ऊपर ही कोई टॉपिक चल रहा है और सारे सेंटेंसेस उन्हीं के बारे में, तो भाई आप शुरुआत में ही एक बार बस राहुल एंड रोहित की बात करोगे ना, बाद में दे, देम, ही, ये वाले प्रोनाउंस यूज करोगे। शुरुआत में दे, देम, ही वाले सेंटेंसेस थोड़ी आ जाएंगे भाई। शुरुआत में हमेशा नाउन वाली बात आ गई और बाद में हमेशा क्या आएगा? जो प्रोनाउंस होते हैं वो आते हैं। ओके। बार बार आप राहुल एंड रोहित, राहुल एंड रोहित, राहुल एंड रोहित थोड़ी लिखोगे। एक बार लिख दिया स्टार्टिंग में इनिशियली, एंड उसके बाद आप प्रोनाउंस यूज करोगे जो भी उनसे रिलेटेड होंगे। ओके। तो इस केस में क्या हुआ? जो राहुल एंड रोहित है दे वर यूज्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस। पहले सेंटेंस में राहुल एंड रोहित को यूज किया, और सेकंड सेंटेंस में हमने क्या यूज किया? एक प्रोनाउन यूज किया। कौन सा प्रोनाउन? दे, यानी राहुल एंड रोहित की जगह हमने दे यूज किया। बार बार उनका नाम नहीं लेंगे हम लोग। इन दिस वे नाउन्स और प्रोनाउंस कैन हेल्प अस इन पैराजम्बल्स। और इसी तरीके से जो पैराजम्बल्स होते हैं, यानी जो पैराग्राफ्स में जो सेंटेंसेस ऊपर नीचे होते हैं, उनको सॉल्व करने में नाउन्स एंड प्रोनाउंस हमारी इस तरीके से मदद करते हैं कि पहले नाउन आता है और फिर उससे रिलेटेड प्रोनाउंस आते हैं। तो कई सारी टेक्निक्स हैं जो आप माइंड में रख सकते हैं पैराजम्बल्स सॉल्व करने के लिए। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल, यानी एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगी जिसको आपको देख के ये समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आता किस तरीके से है। ओके। लेकिन हम सॉल्व इसको इस वीडियो में नहीं करेंगे। मेरी इस वीडियो के जस्ट बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टॉपिक रीअरेंज द जम्बल्ड सेंटेंसेस इनटू पैराग्राफ की जो सॉल्व्ड एक्सरसाइज वाला वीडियो है उसमें मैं आपको इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ और हम साथ में सॉल्व भी करेंगे। तो आपको वो वीडियो देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। अभी मैं सिर्फ एक सैंपल दिखा रही हूँ आपको कि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन आता किस तरीके से एग्जाम में या क्वेश्चन दिखता कैसा एग्जाम में। ओके। तो क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे होगी, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, दे आर नॉट इन द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर। कि जो भी यहाँ सेंटेंसेस नीचे दिए हैं उनको अच्छे से आप पहले तो रीड करो, पढ़ लो पहले। और ये जो उन्होंने ये भी बता दिया कि जो सारे सेंटेंसेस हैं दे आर नॉट इन द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर, यानी ये जो सेंटेंसेस हैं सही ऑर्डर में यानी कि सही सीक्वेंस में नहीं दिए हुए हैं। रीराइट द सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ फॉर्म प्लेसिंग देम इन द करेक्ट ऑर्डर। अब आपको इन सारे सेंटेंसेस को सबसे पहले तो सही ऑर्डर में यानी सही सीक्वेंस में आपको फ्रेम करना है, और फिर किस फॉर्म में लिखना है? पैराग्राफ फॉर्म में। अभी क्या एक एक सेंटेंस टूटा हुआ अलग अलग दिख रहा है, ए बी सी डी ई, लेकिन ये है क्या? ये है पूरा पैराग्राफ ही। तो क्योंकि अब सेंटेंसेस ऊपर नीचे हो गए उन्होंने, इसलिए आपको नंबरिंग दे दी है, ए बी सी डी ई या 1 2 3 4 5 दे देंगे। आपको क्या करना है? आपको इनको सही ऑर्डर में फ्रेम करके एक पैराग्राफ फॉर्म में यानी सब जोड़ के एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, जहां पर कोई भी ए बी सी डी ई नहीं होगा। ओके। तो अगर हम एक बार इसको पढ़ लें क्वेश्चन को, तो क्या लिखा है देख लेते हैं। ही इज कॉल्ड सो बिकॉज ही लेड इंडिया टू फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो ये ही है, ये एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन कभी पहले नहीं आता, हमेशा नाउन की पहले बात होती है। तो वो जो आदमी है उसको इसलिए ऐसा बोला जाता है क्योंकि उसने इंडिया को ब्रिटिश रूल से आज़ाद कराया। The first cause that he took up was of indigo farmers of Champaran, Bihar. He was shot dead by Nathuram Godse in 1948. Mahatma Gandhi is called the father of the nation. He started fighting for India's freedom after he returned from South Africa. अब ये पूरा पैराग्राफ के जो सारे सेंटेंसेस हैं ये मैंने पढ़ लिया और मुझे एक आइडिया मिल गया कि भाई ये पूरा जो सारे सेंटेंसेस हैं किसके बारे में है? महात्मा गांधी के बारे में है। और अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं तो ये महात्मा गांधी की बात यहाँ बोली गई है, यानी महात्मा गांधी एक नाउन है और बाकी जगह ही और यहाँ पर भी ही हर जगह क्या दिया हुआ है? प्रोनाउन दिया है। तो प्रोनाउंस कभी पहले नहीं आते, हमेशा नाउन पहले आता है। और अगर मैं सेंटेंस को भी पढ़ूँ तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि भाई महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, कि महात्मा गांधी को हम फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं। तो ये मैं सेंटेंस सबसे पहले लिख दूंगी। फिर मैं क्या बताऊंगी? भाई उन्होंने क्या किया उसके बाद?
उन्होंने भाई सब फादर ऑफ द नेशन क्यों बोले गए वो, तो पहले तो मैं ये देखूंगी कि उन्होंने किया क्या, पढ़ाई क्या करी। तो ही स्टार्टेड फाइटिंग फॉर इंडियाज फ्रीडम आफ्टर ही रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो जैसे ही वो साउथ अफ्रीका से आए उन्होंने अपना इंडिया की फ्रीडम के लिए जो लड़ाई थी वो लड़ना स्टार्ट कर दी। तो ये एक सेकंड पॉइंट आ गया, यानी पहला पॉइंट ये आएगा, सेकंड पॉइंट ये आएगा, ही इज कॉल्ड सो बिकॉज ही लेड इंडिया टू फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ओके, अब एक देखो, अब यहाँ पे गलती हो गई, मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया कि ही स्टार्टेड फाइटिंग फॉर इंडियाज फ्रीडम आफ्टर ही रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो नहीं भाई, अभी ये बताया गया कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने इंडिया को फ्रीडम दिलाई थी ब्रिटिश रूल से। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये आएगा। तो कई इस तरीके से कंफ्यूजन होंगे, आपको पढ़ने पड़ेंगे, सही ऑर्डर में रखने पड़ेंगे। तो पहले मैंने बता दिया कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहते हैं या बापू कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने इंडिया को ब्रिटिश रूल की फ्रीडम से आज़ाद करवाया था। ही स्टार्टेड फाइटिंग फॉर इंडियाज फ्रीडम आफ्टर ही रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और उन्होंने ये भी बताया कि भाई उन्होंने इंडिया की फ्रीडम के लिए लड़ना चालू कर दिया था जैसे ही वो साउथ अफ्रीका से अपनी लॉ की डिग्री खत्म करने आए थे। तो ये आपका हो गया थर्ड पॉइंट। और जैसे ही वो आए उन्होंने पहला कॉज, पहली प्रॉब्लम क्या ली, जो चंपारण जगह है बिहार में, वहाँ के जो फार्मर्स थे इंडिगो क्रॉप को लेके बहुत परेशान थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनके साथ कुछ कुछ कर दिया था, जो भी था लंबी स्टोरी है। तो ये वाली चीज़ उन्होंने सबसे पहले हाथ में उठाई कि ये वाला इशू मैं पहले सॉल्व करता हूँ। तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट नंबर 4। तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। क्या बचता है लास्ट में? बचता है ही वॉज शॉट डेड बाय नाथूराम गोडसे 1948, कि नाथूराम गोडसे को 1948 में नाथूराम गोडसे ने 1948 में उनको शॉट डेड कर दिया, ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी, उनको असैसिन कर दिया। ओके, सो ही वाज द असैसिन ऑफ महात्मा गांधी। ये रहा आपका पॉइंट नंबर 5। ये हमें कैसे पता चलता है कि भाई आखिरी में डेथ की बात आ रही है तो ये लास्ट की बात होगी ना, जाहिर सी बात है। तो जो सीक्वेंस रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा डी, उसके बाद रहेगा ए, उसके बाद रहेगा आपका ई, बी एंड सी, ई, बी एंड सी। तो ये इस पूरे सीक्वेंस में आपकी ये सेंटेंसेस अरेंज होंगे। आपको क्या करना है, आपको इस सीक्वेंस में फिर से पूरे ये सेंटेंसेस लिखने हैं और पैराग्राफ फॉर्म में, यानी बिना ABCD के, क्योंकि आपको पैराग्राफ बनाने ना कि सेंटेंसेस बनाने। टूटे हुए सेंटेंसेस जो ऑर्डर में नहीं है वो तो ये ऑलरेडी हैं, आपको कन्वर्ट करके उनको ऑर्डर में लाके इस तरीके से उनको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हम अभी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो आपको देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।